डीपी के ऊपर, किसके ऊपर, डीपी के ऊपर। सर हु इज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है बेटा जी, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है। और उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनमें से एक व्यक्ति क्या होना जरूरी है, उनमें से एक व्यक्ति का क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। सर से फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक एलएलपी में 2 लोग एज एन पार्टनर है और दोनों आउटसाइड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक एलएलपी में 2 पार्टनर है, दोनों आउटसाइड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दोनों आउटसाइड इंडिया ऑफ रेसिडेंट है। तो सर ये दोनों लोग डीपी बन सकते हैं क्या, तो ये दोनों लोग डीपी बन सकते हैं क्या, आंसर इज नो। ये दोनों लोग क्या नहीं हो सकते, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। इनमें से कोई एक व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। इनमें से कोई एक व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों आउटसाइड रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए तो काम नहीं चलेगा। इनमें से एक व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर रेसिडेंट मतलब क्या, हु इज रेसिडेंट, व्हाट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आके 120 दिन तक रुका है, कितने दिन तक, 120 दिन तक, 120 दिन से 120 दिन तक या 120 से ज्यादा दिन तक अगर इंडिया में रुका है, देन दैट पर्सन इज नोन एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आया और उसको इंडिया पसंद आ गया, हाँ बहुत पसंद आ गया, और वो 120 दिन तक अगर इंडिया में रुका ना, देन वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्या, इंडिया का रेसिडेंट। तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी, इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, एवरी एलएलपी, हर एक एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। सर 5, एक एलएलपी में 5 पार्टनर है, एक एलएलपी में 5 पार्टनर है, एक एलएलपी में 5 पार्टनर है, तो इन 5 पार्टनर में से 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, या पांचों के 5 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। एटलीस्ट 2 बोला है ना, एटलीस्ट 2 बोला है, मतलब 2 से ज्यादा अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं क्या, आंसर इज यस। यस, सुनो केस स्टडी इस तरीके से आ सकता है, एक एलएलपी में 5 पार्टनर है, इनमें से एटलीस्ट 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है। अगर 5 लोगों में से 5 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर, 5 लोगों में से 5 ही लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं क्या, आंसर इज यस, बन सकते हैं। ठीक है, अब एक एलएलपी है, आप लोग मेरे को आंसर करो, एक एलएलपी है जिसमें से 3 पार्टनर है। एक एलएलपी में कितने पार्टनर है बेटा जी, 3 पार्टनर है, जिसमें से 2 पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 2 पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एक पार्टनर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एक पार्टनर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तीनों लोग डीपी बनना चाहते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, 3 पार्टनर, तीनों के तीनों डीपी बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति आउटसाइड रेसिडेंट का है, बन सकता है क्या, आंसर इज यस, यस यस, वेरी गुड। 3 पार्टनर से 2 रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एक रेसिडेंट इन इंडिया है, 2 रेसिडेंट इन आउटसाइड इंडिया है, एक रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, तीनों के तीनों लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं क्या, क्या तीनों के तीनों लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं क्या, आंसर इज यस ना। क्यों, क्योंकि लॉ क्या कहता है, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, और इनमें से एक लोगों को क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आउटसाइड इंडिया है, और अगर एक इंडिया है तो चल रहा है ना, लॉ को कंप्लाई कर रहे, तो तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप लिख दिया, हाँ वो तो कंप्लीट कर दे। चलो उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सुनो एक चीज में बताना भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। हमेशा ना डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना वो इंडिविजुअल ही बन सकता है, एक नेचुरल पर्सन ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बात एग्जाम तक लेके जाना है, बोथ फाउंडेशन एंड इंटर, फाउंडेशन में भी लेके जाना है और इंटर में भी लेके जाना है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है, डीपी बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन है वही क्या बन सकता है, डीपी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट डीपी नहीं बन सकता है, ये बात याद रख लेना। ठीक है सर, अब अगर सारे के सारे पार्टनर्स एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट, आवाज नहीं आ रही, ओके समझ चुका हूं मैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, तो लॉ कहता है इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, देन एन इंडिविजुअल हु इज नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। अब दोनों पार्टनर तो बन सकते हैं एलएलपी के, लेकिन 2 बॉडी कॉर्पोरेट डीपी नहीं बन सकते, और एलएलपी में डीपी का होना बहुत जरूरी है। तो सर ऐसे सिचुएशन पे डीपी कौन होगा, तो इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट को एक एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये नॉमिनी आप उसके साथ कंपेयर मत करना है ओपीसी के साथ, वहां कंफ्यूज मत होना, वो वाला नॉमिनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए वो एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, एक्सवाईजेड एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, एबीसी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, वो दोनों नॉमिनी क्या करेंगे, इस एलएलपी में एज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, देन इंडिविजुअल इज अ नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर, याद रखना है। इफ इन एलएलपी वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, देन इन सच सिचुएशन सच इंडिविजुअल और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट
shall act body corporate shall act as a designated partner. क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? If in LLP one or more partner are individual and body corporate, then in such situation such individual or nominee of such body corporate shall act as a designated partner. मतलब क्या सर? से फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और विक्रम शर्मा, ये तीन लोग मिलकर एक LLP इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक LLP इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है ना सर? अब इस LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन हो सकता है? तो लॉ कहता है विक्रम शर्मा हो सकता है, विक्रम शर्मा वो पार्टनर है ना, विक्रम शर्मा क्योंकि इंडिविजुअल पार्टनर है तो इंडिविजुअल पार्टनर एज एन डीपी भी एक्ट कर सकता है, तो विक्रम शर्मा बन सकता है, एक एक विक्रम शर्मा बन सकता है। दूसरा XYZ लिमिटेड का नॉमिनी बन सकता है और ABC प्राइवेट लिमिटेड का नॉमिनी क्या हो सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। वही लिखा हुआ है विक्रम शर्मा और उसके बाद उस ABC कंपनी का नॉमिनी या फिर XYZ कंपनी का नॉमिनी, ये तीन लोग मिलकर क्या बन सकते हैं? तीनों लोग क्या हो सकते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकता है। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, ठीक है? LLP वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, इन सच सिचुएशन सच इंडिविजुअल नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसके बाद नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। जैसे कंपनी में हम लोगों ने देखा था ना, डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस, ऑल जितने भी लीगल वर्क रहेगा ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में किसको दिया गया है? डायरेक्टर को दिया गया है। और पार्टनरशिप LLP के केस में किसको दिया गया है? डेजिग्नेटेड पार्टनर को दिया गया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है ना, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग LLP इज टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। LLP इनकॉर्पोरेट करने के पीछे का इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन होता है ना, LLP इनकॉर्पोरेट करने का इंटेंशन कैसा होना चाहिए? बिजनेस करना होना चाहिए। LLP इनकॉर्पोरेट करने का इंटेंशन कैसा होना चाहिए? बिजनेस करना होना चाहिए और उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। मतलब अगर आज मैं LLP इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ना तो उसका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए मैं LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ, चैरिटेबल पर्पस के लिए मैं LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ। अगर आज मेरे को LLP इनकॉर्पोरेट करना है तो कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है और बिजनेस के पीछे इंटेंशन कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या नहीं कर सकता हूँ? LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ, LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, द LLP कैनॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए LLP इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना सर? एक LLP को दूसरे LLP के साथ मर्जर एंड एमलगमेशन कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, कर सकते हैं, लेकिन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द LLP, है ना? एक LLP को दूसरे LLP के साथ मर्ज कर सकते हैं, अमलगमेशन कर सकते हैं, लेकिन किस किस रूल के हिसाब से, किस कौन से वाले प्रोविजंस को हमें कौन से वाले प्रोविजंस के थ्रू हम कर सकते हैं? तो LLP के प्रोविजंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मर्जर एंड अमलगमेशन कर सकते हैं। सिंपल है ये इतना पढ़ाने वाला कोई टॉपिक भी नहीं है। हम आते सीधा यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे हम लोग। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ है LLP का। LLP डन है सर। LLP इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, LLP इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, जैसे कंपनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? ROC को नेम एप्लीकेशन के लिए देंगे, फिर ROC हमारा नेम एप्लीकेशन अप्रूव करेगा, हमारा नेम रिजर्व करेगा, फिर नेम रिजर्व करने के है ना, नेम रिजर्व कर देगा, फिर नेम रिजर्व करने के विदिन 20 डेज हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देना होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं LLP का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। किसका प्रोसेस? LLP का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ROC को एप्लीकेशन देना होता है, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ROC फॉर दी नेम अप्रूवल। किसके लिए? नेम अप्रूवल के लिए क्या देना होता है? ROC को एप्लीकेशन देना होता है। सर एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? तो फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। कौन सा फॉर्म? एस में भी प्रिस्क्राइब, है ना? फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। उसके बाद सुनो, जैसे ही ROC को एप्लीकेशन मिल जाएगा ना, हाँ, एप्लीकेशन के साथ क्या भी पे करना है हमें? थोड़ा सा फीस भी पे करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फीस पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो एप्लीकेशन के साथ तुम्हें फीस भी पे करना पड़ेगा। सर एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे होगा? इन दी फॉर्म एस में भी प्रिस्क्राइब। वाह, कितनी अच्छी बात है ना? कौन से फॉर्म पे? एस में भी प्रिस्क्राइब। उसके बाद ROC को जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा, ROC क्या करेगा? ROC दो चीज़ कर सकता है, दो चीज़ कर सकता है। एक तो भाई उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, अगर उसको लगा कि एप्लीकेशन ढंग का नहीं है तो एप्लीकेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, है ना? या उसको अगर लगा कि इस एप्लीकेशन में सब कुछ सही है तो उस एप्लीकेशन को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। अप्रूव दी नेम, जो मैंने एप्लीकेशन में नाम लिखा था ना उस नाम को क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा और उस नाम को रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए रिजर्व करता है? 3 मंथ्स के लिए रिजर्व करता है। कंपनी के केस में कितने दिन के लिए रिजर्व करता है? 20 डेज के लिए। और LLP के केस में कितने दिन के लिए रिजर्व करके रखेगा? 3 मंथ्स के लिए। मतलब अगर आज अगर ROC ने मेरा नाम अप्रूव कर दिया ना तो ROC क्या करेगा? यहाँ से मेरे को 3 मंथ्स का टाइम देगा, यहाँ से मेरे को 3 मंथ्स का टाइम देगा और बोलेगा कि आप इन 3 मंथ्स के अंदर अपने LLP को क्या कर दो? इनकॉर्पोरेशन करके कंप्लीट कर दो, ठीक है? तो जैसे ही नाम अप्रूव हो जाएगा, अच्छा, जैसे ही ROC मेरा नाम अप्रूव करेगा, जो एप्लीकेशन है जैसे वो अप्रूव करेगा, उसके बाद मेरे नाम को कितने पीरियड के लिए रिजर्व करके रख देगा? फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। कितने दिन के लिए नाम रिजर्व रहेगा? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स फ्रॉम व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द रजिस्टर। जिस दिन रजिस्टर ने मुझे इंटीमेट किया, जिस दिन रजिस्टर ने मेरे को बताया कि मैंने तेरा नाम अप्रूव कर दिया है, वहां से 3 मंथ्स तक मेरा नाम क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। एग्जाम में पता है गलती क्या है? गलती में बताता हूँ गलती क्या है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ROC विल रिजर्व द नेम ऑफ LLP फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बस इतना लिखोगे और आ जाओगे, मुंह उठा के फिर आ जाओगे। फिर दूसरे दिन तैयार होके सो जाओगे मत, अगले दिन फिर मैथ्स का या फिर इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाओगे। तुमको लगेगा कि तुमने 100 में से 100 लिख के आया है। कैसे लगेगा? यार तुम तो पूरा पढ़ के गए थे ना, 3 मंथ्स का 3 मंथ्स लिख के गए थे, जो मॉड्यूल में था वही पॉइंट लिखा था, जो मॉड्यूल में था वो पॉइंट्स लिखा था, जो मेरे नोट्स में था वही पॉइंट लिखा था, फिर आंसर कैसे गलत हो सकता है? अरे उसका मेन पॉइंट तो लिखो,
सिर्फ 3 मंथ्स लिखने से काम नहीं चलेगा, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। 3 मंथ्स फ्रॉम व्हेन, कब से 3 मंथ्स? तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्टर। मैं तुम्हारे टेस्ट में ना यही छोटी-छोटी चीज़ तो चेक करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इन छोटे-छोटे चीज़ों पे तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दैट्स इट, खत्म। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना उसमें ध्यान देना है। सिर्फ 3 मंथ्स लिख के मत आना एग्ज़ाम में। सिर्फ 3 मंथ्स अगर आप लिख के आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा 3 मंथ्स लिख के आने से। ये फाउंडेशन के लिए भी बता रहा हूँ और इंटर के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हर एक एलएलपी, एवरी एलएलपी शैल हैव वर्ड्स एलएलपी और ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज़ द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। हर एक एलएलपी के नाम के एंड पे क्या होना चाहिए? एलएलपी नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एबीसी नाम से कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ ना, तो एबीसी नाम के एंड पे मतलब लास्ट पे मुझे एलएलपी वर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब मेरा नाम कैसा होगा? एबीसी एलएलपी, ऐसा करके मेरे को क्या करना है? नाम लगाना है। ठीक है? उसके बाद नेम कैसा नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई? अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली टू रिजेंबल नहीं होना चाहिए। सुनो, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या? आपका एलएलपी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आम आदमी पार्टी, ये सब नाम अनडिजायरेबल है। गवर्नमेंट की नज़र पे ये सारा नाम क्या है? अनडिजायरेबल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, मोदी जी, है ना, अमित शाह जी, ऐसा करके आप क्या नहीं कर सकते? ऐसे नाम आप क्या नहीं कर सकते हो? एलएलपी में नहीं दे सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र पे सारे नाम क्या है? अनडिजायरेबल है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ऐसा नाम आप नहीं दे सकते हो। इस तरीके के नाम क्या है? अनडिजायरेबल है। ठीक है? उसके बाद आपका नाम कैसा नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और नियरली टू रिजेंबल नहीं होना चाहिए। किसके साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए? किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कोई ट्रेडमार्क है, उसके साथ भी तुम्हारा नाम क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल या फिर नियरली टू रिजेंबल नहीं होना चाहिए। सर आइडेंटिकल का मतलब क्या है? नियरली टू रिजेंबल का मतलब क्या है? मेरा नाम विक्रम शर्मा है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट विक्रम शर्मा नाम से कोई व्यक्ति एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। दिस इज आइडेंटिकल। एग्जैक्ट होना इज एन आइडेंटिकल। मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मैंने एक विक्रम शर्मा नाम से एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है। किसी एक व्यक्ति ने चालाकी दिखाया और उसने कैसा नाम रख दिया? बी डॉट एस लिमिटेड, ऐसा करके रख दिया उसने। अरे नाम आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन क्या है? मिलता जुलता तो है, नियरली टू रिजेंबल्स। तो आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए और नियरली टू रिजेंबल्स भी नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए? किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ और किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के साथ, किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के साथ, याद रखना है। ठीक है? उसके बाद हमारा हम जैसे 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 सुनो, जैसे आरओसी हमारा नेम को अप्रूव कर देगा ना, तो नेम कितने महीने के लिए रिजर्व रहेगा? 3 मंथ्स के लिए रिजर्व रहेगा। उन 3 मंथ्स के अंदर हमें क्या करना है? बाकी के एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, हमने एप्लीकेशन दे दिया आरओसी को, आरओसी ने हमारे एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया और हमारे एलएलपी का नाम रिजर्व कर दिया। फर्स्ट स्टेप खत्म हो चुका है। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। सर सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा जी? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म पे बनाएंगे? तो ये क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। हाँ, इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। खत्म। सुनो, अब उस एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लिखोगे? तो बोलता है क्या-क्या लिखना है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को रिश्ता भेजते हो, हाँ, रिश्ता भेजते हो, रिश्ता आता है, कुछ भी, है ना? उसमें क्या-क्या होता है? तुम्हारा नाम होता है ना? तुम्हारा काम होता है ना? तुम्हारा नाम होता है, तुम्हारा काम होता है, तुम्हारा एड्रेस होता है, एड्रेस भी ज़रूरी है, कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना? बिज़नेस क्या है भाई, है ना? उसके बाद और क्या? और तो कुछ नहीं हो सकता है ना? नाम, काम और पता, ये ज़रूरी है भाई। नाम, काम और पता, नाम ज़रूरी है, काम ज़रूरी है और पता भी ज़रूरी है। काम ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, तभी आपकी जगह से रिश्ता आएँगे, ठीक है ना? समझ गए? ओके, अगेन अब यहाँ पे हम लोग रिश्ता गिनने नहीं बैठे हैं, हम लोग याद करने बैठे हैं। सपनों पे मत डूब जाना, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, हाँ, आ जाओ, ऐसे वापस आ जाओ क्लास में, ठीक है? नेम ऑफ द एलएलपी, नाम, काम और पता, नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। नाम में क्या-क्या याद रखना है? उसका नाम याद नहीं रखना है, एलएलपी का नाम, नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी और नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। नाम में, काम में क्या याद रखोगे? बिजनेस ऑफ एलएलपी, उसका काम याद नहीं रखना है यहाँ, बिजनेस ऑफ एलएलपी, नाम में और काम में, हो गया। उसके बाद पता, एड्रेस, सर एड्रेस में कौन किसका किसका एड्रेस याद रखना है? उसका एड्रेस याद नहीं रखना है यहाँ, एलएलपी का एड्रेस, एलएलपी के पार्टनर का एड्रेस और एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, है ना? एलएलपी के पार्टनर्स का एड्रेस, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एड्रेस और एलएलपी का एड्रेस। जब आप एलएलपी का एड्रेस लिखोगे ना, तो आप लोग थोड़ा सा ऑफिशियल प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, है ना? ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना? एलएलपी का एड्रेस मत लिख के आना, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा, है ना? तो जब आप एलएलपी का एड्रेस लिखोगे ना, तो ऐसा मत लिखना कि एड्रेस ऑफ द एलएलपी, नहीं, उसकी जगह पे आप लोग लिख देना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ एलएलपी, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ एलएलपी, ठीक है? तो नाम, काम, पता, नाम, काम, पता, नाम, काम, पता, नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, काम, बिजनेस ऑफ दी एलएलपी, भाई बिजनेस क्या है एलएलपी का। उसके बाद क्या है? एड्रेस, किसका किसका एड्रेस? पार्टनर का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस और उसके बाद भाई इस एलएलपी का इस एलएलपी का एड्रेस क्या है? मतलब इस एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या करना है आपको? आरओसी को बताना है। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या करना है? लिखना है, ठीक है?
उसके बाद जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे मतलब वैसे जब हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन बाय द फर्स्ट डायरेक्टर एंड द फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड द डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन बाय द प्रोफेशनल सीए सीएस एंड सीएमए स्वाहा करके पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी हमें क्या देना होता है, स्टेटमेंट देना होता है। वहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे डिक्लेरेशन कौन दे रहा था, फर्स्ट सब्सक्राइबर दे रहा था, डायरेक्टर दे रहा था क्या। यहाँ पे कौन देगा सर स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट देगा कंपनी का, सॉरी एलएलपी का पार्टनर। यहाँ पे भी हमने सब्सक्राइबर ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइबर मतलब कौन होता है, एलएलपी का पार्टनर होता है, ठीक है। ये याद रखना है, मेंबर मतलब क्या जाना, तुम लोग फिर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर समझोगे, एलएलपी में सब्सक्राइबर में मेंबर लिख दोगे और कंपनी में सब्सक्राइबर में पार्टनर लिख दोगे, क्योंकि तुम लोग ऐसा करते हो, ऐसे ही करते हो तुम लोग। यहाँ पे एलएलपी के केस में, एलएलपी के केस में हमें क्या लिखना होता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टनर लिखना होता है ना। तुम लोग यहाँ पे टू पार्टनर नहीं लिखोगे, यहाँ पे तुम लोग टू मेंबर्स लिखोगे। और कंपनी में क्या लिखना होता है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेंबर्स लिखना होता है। तुम लोग वहाँ पे मेंबर नहीं लिखोगे, तुम लोग वहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर। ऐसे करते हो, कितने कॉपीज तो मैंने ऐसे ही चेक किया है, ठीक है। और अगर मैं होऊंगा ना पेपर चेक करने के लिए, मैं जीरो दूंगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो करूंगा मैं ये काम, अगर मैं कभी कॉपी चेक करने गया तो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट शेल बी फाइल्ड along with the incorporation document in prescribed form। आपको साथ में क्या भी देना है, स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट किनका किनका देना है, एक प्रोफेशनल का स्टेटमेंट देना है, दूसरा सब्सक्राइबर का स्टेटमेंट देना है, एक प्रोफेशनल का दूसरा सब्सक्राइबर का स्टेटमेंट देना है, ठीक है। सर स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड। मतलब हमने एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते टाइम, जब हम लोग एलएलपी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं ना, इस दौरान हम लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट को फॉलो करते हुए हम लोग क्या किया है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया है। पूरा का पूरा एलएलपी इनकॉर्पोरेट, पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है। पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस नहीं, पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं करके आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट देना है। सुनो ना, यहाँ पे जो एक्ट लिखा है ना, दिस इज नॉट कंपनी एक्ट, दिस इज नॉट कंपनी एक्ट। यहाँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट कंपनी एक्ट, दिस इज एन एलएलपी एक्ट। यहाँ पे भी गलती करोगे, यहाँ पे भी गलती करोगे, यहाँ पे कंपनी सेक्ट लिख के आओगे, वहाँ पे एलएलपी एक्ट लिख के आओगे। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आया ना, तो वहाँ पे आप लोग एक्ट कंपनी सेक्ट लिख के आओगे और वहाँ पे एलएलपी लिख के आओगे। सर क्या हम इतने भी गधे नहीं है, मतलब इतने भी नहीं है, है ना, इतने भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, the incorporation document shall be filed with ROC in such form and in such manner as may be prescribed along with the fees। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनने के बाद अपने घर पे तो लेके नहीं जाओगे ना डॉक्यूमेंट को, कहाँ पे लेके जाना है, आरओसी के पास लेके जाना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन गया, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन गया। अभी डॉक्यूमेंट बनने के बाद हमें इन डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सबमिट करना है, आरओसी के पास सबमिट करना है। कौन से फॉर्म में सबमिट करना है, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। कितना आसान है। लेकिन सुनो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जब सबमिट करने जाओगे ना आरओसी, तो थोड़ा सा मनी मनी लेके जाना है, थोड़ा सा क्या लेके जाना है, फीस लेके जाना है, दान दक्षिणा थोड़ा सा जरूरी होता है। तो ये लेके आपको जाना है, फीस लेके आपको जाना है, खाली हाथ मत जाना, आरओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, साथ में फीस भी लेके जाना है, तभी आरओसी क्या करेगा, आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर दिया, आरओसी विद इन 14 डेज, जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके विद इन 14 डेज क्या करेगा, विद इन 14 डेज ऑफ रिसीव ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इफ सेटिस्फाइड, अगर उसको सब कुछ सही लगा ना, तो आपका जो रिश्ता गया था ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इफ सेटिस्फाइड रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसको दिया था उन सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और आपको क्या इशू करके दे देगा, एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा, गिव ए सर्टिफिकेट टू एलएलपी, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट वो इशू करेगा, तो सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील। इसका मतलब क्या है ना, जो सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो आरओसी सर्टिफिकेट इशू करेगा, एलएलपी सर्टिफिकेट इशू करेगा ना, उसमें आरओसी को क्या करना है, ऑथेंटिकेटेड करना है। ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है, साइन करना है। कोई आरओसी का हेड ऑफिसर होगा, वो उस सर्टिफिकेट में क्या करेगा, साइन करेगा, बस इतना ही है। ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील, साइन करेगा और साइन के साथ साथ क्या करेगा, आरओसी का ऑफिशियल सील, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल सील को क्या बोलते हैं, थप्पा, थप्पा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ मोहर लगाएगा, मोहर लगाएगा बोलते हैं ना, साइन करेगा उसमें मोहर लगाएगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। हो जाती है, हिंदी थोड़ी सी वीक है, क्या करें। हाँ, सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट एक बार मिलने के बाद दैट एलएलपी सर्टिफिकेट इज एन कंक्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड। सर ये कंक्लूसिव एविडेंस एलएलपी हैज बीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन नेम स्पेसिफाइड, इसका मतलब क्या है। आज मुझे पूछेगा कि भाई तेरा नाम विक्रम शर्मा कैसे है, मुझे कोई पूछेगा, तुम लोग पूछोगे कि सर आपका नाम विक्रम शर्मा कैसे है, बताओ, वी से नाम होना चाहिए ना, वी से कैसे है आपका नाम, वी से होना चाहिए था ना, वी से कैसे है बताओ कैसे। मैं बोलूंगा ये कंक्लूसिव एविडेंस, मेरा पान कार्ड देख लो, ये देखो, ये देखो, पैन कार्ड में लिखा हुआ है, दिस इज एन कंक्लूसिव एविडेंस टू प्रूव दैट माय नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम विक्रम शर्मा, नॉट फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा ना, पैन कार्ड दिखाऊंगा तो भाई सबको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मेरा नाम बी से नहीं, बी से है। मतलब ये क्या है, ये कंक्लूसिव एविडेंस मैंने आप लोगों को दे दिया, इससे ज्यादा मेरे को प्रूफ करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तुम्हारा नाम एबीसी एलएलपी, हमें कैसे पता चलेगा, तो एलएलपी क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देगा, भाई देखो ये देखो एबीसी एलएलपी लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है, तो हमारा नाम क्या है, एबीसी एलएलपी है। मतलब एलएलपी सर्टिफिकेट क्या है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है, इससे ज्यादा आपको प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, हे प्रभु, हे राम, ये कहाँ है, ये कहाँ चला गया, हाँ चलो चलो, बहुत जल्दी भागता है इसको, बहुत जल्दी।
अब आखिरी टॉपिक एलएलपी का आखिरी टॉपिक एलएलपी का आखिरी टॉपिक हमारा एलएलपी इंकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है ना। एलएलपी का आखिरी टॉपिक सुनो सर, चेंज ऑफ नेम ऑफ द एलएलपी। और हाँ, ये बता देता हूँ, हर एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। सर एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकता है, आंसर चेंज कर सकता है, लेकिन उसको आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिंपल चीज है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, इंपॉर्टेंट IMPORTANT फॉर Jan 26 18 तारीख 18 Jan 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी, इफ द नेम ऑफ द एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट registration is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to any existing company or LLP or registered trademark, then on application of such existing LLP or a company, the central government may direct such LLP to change its name within a period of 3 months from the date of its direction। सुनो, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं ना, तो इसको एक एग्जांपल के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग देना, फिर आज के सेशन को हम यहीं पे डन करेंगे। नहीं, उसके बाद मैं फिर आऊंगा रात को 12 बजे आऊंगा, नहीं आज, हाँ रात को 12 बजे आऊंगा भूत बन के आप लोगों के सामने। सुनो सर, सबसे पहले कोई एक एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ है ना, जिसका नाम आइडेंटिकल है किसके साथ, AXY एलएलपी के साथ। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट Jan 2026 को कोई एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ है जिसका नाम किसके साथ आइडेंटिकल है, AXY एलएलपी के साथ आइडेंटिकल है। से फॉर एग्जांपल AXY एलएलपी जो है ना वो इंकॉर्पोरेट हुआ है 2015 में। कब इंकॉर्पोरेट हुआ है, 2015 में वो इंकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है ना। अब 2026 में एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ है, 2026 में एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ है जो किसके साथ आइडेंटिकल है, AXY एलएलपी के साथ आइडेंटिकल है। देन ऐसे में क्या होगा सर, ऐसे में क्या होगा, अब ये AXY एलएलपी जो है, एग्जिस्टिंग एलएलपी है ना, वो किसको एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे एप्लीकेशन मिलेगा ना, वो किसके पास आएगा, ये जो नया एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ ना 1 Jan 2026 को नया एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ ना, उसके पास आएगा और उसको बोलेगा, हे सुनो नया एलएलपी क्या है ना, तुम्हारा नाम एक पुराना AXY एलएलपी के साथ क्या है, आइडेंटिकल है, तुम अपना नाम क्या करो, चेंज करो। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देगा, इस नए न्यू एलएलपी को ऑर्डर देगा। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एलएलपी को ऑर्डर देता है ना, उसके विदिन 3 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर देने के विदिन 3 मंथ्स, आंसर भी उस तरीके से लिखना है, विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द न्यू एलएलपी हैज टू चेंज इट्स नेम। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्शन दिया ना, उसके विदिन 3 मंथ्स उस एलएलपी को क्या करना है, नए एलएलपी को अपना नाम चेंज करना है, ठीक है। जिस दिन उसने नाम चेंज किया, जिस दिन उस नए एलएलपी ने नाम चेंज किया, जिस दिन उस नए एलएलपी ने अपना नाम चेंज किया ना, उसके विदिन 15 डेज में ना आरओसी को इंटीमेट कर देना है। क्या कर देना है, आरओसी को बता देना है कि हे आरओसी मैंने क्या कर लिया है, अपना नाम बदल लिया है। आरओसी को क्या कर देना है, इंटीमेट कर देना है, इंटीमेशन दे देना है। इंटीमेशन के साथ में ना जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे जो ऑर्डर दिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस ऑर्डर कॉपी को भी आरओसी के पास सबमिट कर देना है, उस ऑर्डर कॉपी को भी आरओसी के पास सबमिट कर देना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए एलएलपी को ऑर्डर दिया, नया एलएलपी वहां से विदिन 3 मंथ्स अपना नेम चेंज करेगा, मतलब विदिन 3 मंथ्स का मतलब क्या, इस 3 मंथ्स के अंदर चेंज भी कर सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज कर दिया, अब चेंज के विदिन 15 डेज इसको इंटीमेशन दे देना है, आरओसी को इंटीमेशन दे देना है कि हे आरओसी हमने अपना नेम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आरओसी के पास जैसे आप इंटीमेशन दे दोगे तो आरओसी क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस करेगा। मतलब आपका पहले आपका नाम ये अपना किस नाम से था, AXY एलएलपी नाम से था, है ना। अब आरओसी क्या करेगा ना, आपका नया पुराना नाम हटा देगा और नया नाम उसमें लिखेगा, नेसेसरी चेंजेस करेगा। उसके बाद आरओसी ने जैसे चेंज किया, जैसे आरओसी ने नेसेसरी चेंजेस किया और आपको बता दिया, जैसे आरओसी ने नेसेसरी चेंजेस किया और आपको बता दिया, उसके विदिन 30 डेज जो आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया था ना, उस एलएलपी एग्रीमेंट में जो आपने पुराना नाम लिखा था, AXY नाम लिखा था आपने उस एलएलपी एग्रीमेंट में, क्योंकि पहले तो आप AXY एलएलपी नाम से इंकॉर्पोरेट हुए थे ना, फर्स्ट Jan 2026 को जब इंकॉर्पोरेट हुए थे तो आप AXY एलएलपी नाम से इंकॉर्पोरेट हुए थे, तो आपका एलएलपी एग्रीमेंट उसी नाम से बना होगा। तो अब आपको क्या करना है, उस नाम को चेंज करना है, उस एलएलपी एग्रीमेंट में जो आपने नाम लिखा है AXY एलएलपी, उसको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज द नेम इन एलएलपी एग्रीमेंट, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखना है, एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इसका एग्जांपल देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगर नया एलएलपी कब रजिस्टर्ड हुआ है, 2020 फर्स्ट जन को रजिस्टर्ड हुआ है, अगर न्यू एलएलपी, अगर नया एलएलपी है ना, अगर रजिस्टर्ड हुआ है 2020 फर्स्ट जन को, और इस नए एलएलपी है ना, नया एलएलपी कब रजिस्टर्ड हुआ है, फर्स्ट जन 2020 को रजिस्टर्ड हुआ है, तो सर ये जो AXY एलएलपी है, ये जो AXY एलएलपी है, इसको जो है ना एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कब तक देना है, कब तक मेंटेन कर सकता है, कब तक इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है। तो लॉ कहता है जिस दिन नया एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ ना, जिस दिन नया एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुआ ना, उसके विदिन 3 इयर्स, 1 साल 2 साल और 3 साल, इस 3 साल के अंदर इस पुराने वाले AXY एलएलपी को क्या करना है, एप्लीकेशन दे देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर 3 साल के बाद एप्लीकेशन देने जाएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिफोर फर्स्ट Jan 2023 को क्या करना है, एप्लीकेशन दे देना है, दैट्स इट, खत्म। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, ये क्या पढ़ा है, ये क्या पढ़ा, फिर भी पढ़ा देता हूं मन शांति के लिए। एलएलपी एक्ट पे अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप एलएलपी हो, कंपनी सेक्टर में रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी हो। वाओ क्या बात है, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडियन हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं नेपाल में पैदा हुआ तो मैं नेपालियन हूं, मैं कनाडा में पैदा हुआ तो मैं कनाडियन हूं, मैं चाइना में पैदा हुआ तो चाइनीज हूं। उसी तरीके से अगर एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए हो तो आप एलएलपी हो, अगर आप कंपनी सेक्टर में रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी हो। हे भगवान, है ना। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर, जो व्यक्ति एलएलपी को कंट्रीब्यूशन करता है, जो व्यक्ति एलएलपी में कंट्रीब्यूट करता है उसको हम पार्टनर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जो इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान, हां थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से, नहीं है ना? ये इंसान, सर इंसान का बहुत ज्यादा दिख रहा है, हां ये इंसान, ये उल्टा इंसान है, ठीक है ना, दिस इज उल्टा इंसान, ठीक है, जैसा उल्टा इंसान बना दिया मैंने, है ना, जैसा उल्टा इंसान बना दिया मैंने। इसका यहाँ पे मैं आंख बना देता हूँ, इसका आंख, इसका मुंह बना देता हूँ मैं, है ना, ये हाथ बांध के बैठा हुआ है इधर, इसके दो पैर से। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति एलएलपी को पैसे दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एलएलपी को पैसे दे रहा है, मतलब एलएलपी को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं, है ना। जो व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम बोलते हैं मेंबर, खत्म। जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। एलएलपी के केस में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है। कंपनी के केस में डीपी नहीं होता है, डायरेक्टर होता है। कंपनी के केस में डीपी नहीं होता है, कौन होता है, डायरेक्टर होता है। अगर प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद एलएलपी में मिनिमम 2 में पार्टनर का होना जरूरी है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है, ये क्वेश्चन गलती कर दिया, ये गलती हो गया यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती है ये, सर आप ही गलती करते हो, बच्चे क्या नहीं करेंगे, है ना। 200 प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 हो सकते हैं मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के बोला मिनिमम 7 लोग मिनिमम, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो खत्म हो गया। नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन वर्ड्स एलएलपी एसन सफिक्स, और कंपनी के केस में अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे, अगर पब्लिक लिमिटेड तो लिमिटेड वर्ड लगाओगे। रेस्ट टॉपिक वाओ विल कवर फ्रॉम आईसीएआई मॉड्यूल, इतना बढ़िया नोट्स है ना।
जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना, वो मॉड्यूल से कवर करता हूँ, नोट्स में नहीं लिखता। ठीक है, दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू जाना है।